एक बड़ा मजेदार सवाल है जिससे आज शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि किसी कंपनी का नाम, उसका काम, मतलब कुछ भी जाने बिना सिर्फ और सिर्फ उसके शेयर का चार्ट देखकर पैसा कमाया जा सके? सुनने में ये बात एकदम उल्टी लगती है। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी किताब को बिना पढ़े सिर्फ उसका कवर देखकर समझने की कोशिश करना। सही कहा। और यही तो सबसे बड़ा टकराव है कि नहीं? हमें हमेशा सिखाया जाता है कि भाई पैसा लगाने से पहले कंपनी की पूरी जन्म कुंडली निकालो, बैलेंस शीट देखो, प्रॉफिट लॉस समझो। हाँ, मैनेजमेंट कैसा है, इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। और देखिए, ये गलत नहीं है, इसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं और इसकी अपनी जगह है। लेकिन आज हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं वो इस पूरी सोच को ही पलट देती है। बिल्कुल पलट देती है। और आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वे हमें इसी दुनिया में ले जाते हैं। हम जॉन जे मर्फी की उस किताब के सिद्धांतों को खंगाल रहे हैं जिसे कई पेशेवर ट्रेडर्स अपनी बाइबल मानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। हाँ, हमारे स्रोत कहते हैं कि ये ट्रेडिंग की दुनिया में एक तरह का मील का पत्थर है। और इस पूरी चर्चा का मकसद उस एक दमदार आइडिया को समझना है जो इस किताब की नींव है। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब कीमत में ही सब कुछ शामिल है। ये सुनने में बहुत बड़ा स्टेटमेंट लगता है भी। हम समझेंगे कि इसका असली मतलब क्या है और ये उस आम सोच को कैसे चुनौती देता है कि ट्रेडिंग हमेशा खबरों और कंपनी के नतीजों पर ही होनी चाहिए। ये दिमाग को थोड़ा घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया को पकड़ते हैं। हमारे स्रोत एक चौंकाने वाला आंकड़ा देते हैं कि शेयर बाजार में 90% लोग पैसा गंवाते हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो सिर्फ खबरों के पीछे भागते हैं, चार्ट की भाषा को समझने की कोशिश ही नहीं करते। और यहीं पर ये किताब गेम बदल देती है। हाँ। इसका सबसे बड़ा तर्क ये है कि बाजार में जो दिख रहा है, यानी चार्ट पर कीमत की चाल, वही सबसे बड़ा सच है। खबरों से भी बड़ा? हाँ, खबरें तो बाद में टीवी पर आती हैं, कंपनी के नतीजे 3 महीने में एक बार आते हैं, लेकिन चार्ट आपको कहानी पहले ही बताना शुरू कर देता है। ये मानता है कि किसी स्टॉक की कीमत में ना उससे जुड़ी हर खबर, हर उम्मीद, हर डर, हर विश्लेषण, सब कुछ पहले से ही समाया हुआ है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या ये हमेशा बड़े जानकार निवेशक ही होते हैं? कई बार तो सिर्फ एक अफवाह या घबराहट से भी बिकवाली शुरू हो जाती है। सही बात है। तो एक ट्रेडर कैसे फर्क करे कि चार्ट पर दिख रही गिरावट किसी अंदरूनी खबर की वजह से है या सिर्फ बाजार के शोर की वजह से? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि एक शुद्ध टेक्निकल एनालिस्ट को इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वजह क्या है। अच्छा। उसका काम ज्योतिषी बनना नहीं है, उसका काम है जो हो रहा है उसे पहचानना। अगर बड़े पैमाने पर बिकवाली हो रही है तो वजह चाहे जो भी हो, सच तो यही है कि बेचने वाले खरीदने वालों पर हावी हैं। ये बात तो है। एक उदाहरण देती हूँ। कुछ समय पहले एक फार्मा कंपनी ने अपनी दवा के सफल ट्रायल की घोषणा की थी। खबर आने के दिन शेयर 10% ऊपर खुला। ओके। लेकिन अगर आप चार्ट देखते तो आपको पता चलता कि पिछले 2 हफ्तों से शेयर धीरे धीरे बढ़ते वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा था। किसी को कहीं पर पहले से कुछ पता था। मतलब स्मार्ट मनी। हाँ, स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन पहले ही बना ली थी। आम निवेशक तक तो सिर्फ खबर पहुंची, चार्ट ने वो कहानी पहले ही बता दी थी। वाह, मतलब चार्ट एक तरह से स्मार्ट मनी के कदमों के निशान है। बिल्कुल। तो अगर एक चार्ट बोलता है तो उसकी भाषा क्या है? स्रोत में कुछ चीजों का जिक्र है, जैसे ट्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। किताब की एक मशहूर लाइन है, ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक वो खत्म ना हो जाए। हाँ, the trend is your friend until the end when it bends। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है नदी के बहाव के साथ तैरना, उसके खिलाफ नहीं। बाजार की एक दिशा होती है, या तो वो ऊपर जा रहा होता है या नीचे, या फिर एक दायरे में घूम रहा होता है, साइडवेज। हाँ, साइडवेज। ट्रेंड को पहचानना मतलब बाजार की मुख्य धारा को पहचानना। किताब सिखाती है कि अप ट्रेंड कैसे बनता है, जैसे एक स्टॉक 100 रुपए से 110 पर गया, फिर थोड़ा नीचे 105 पर आया, फिर वो 115 पर गया और फिर 112 पर आया। हायर हाई, हायर लो। एग्जैक्टली। हर नया हाई पिछले हाई से ज्यादा है और हर नया लो पिछले लो से ज्यादा है। ये क्लासिक अप ट्रेंड है। अब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और ये ट्रेंड पता है क्यों काम करते हैं? क्यों? क्योंकि ये इंसानी झुंड मानसिकता, जो हर्ड मेंटालिटी होती है ना, उसको दिखाता है। जब लोग देखते हैं कि कीमत ऊपर जा रही है तो फोमो, मौका छूट जाने का डर, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट,
वो हावी हो जाता है और वे भी खरीदने लगते हैं, जिससे ट्रेंड और मजबूत होता है। ठीक है, तो कैंप को फॉलो करना नदी के बहाव के साथ तैरने जैसा है, लेकिन उस नदी में कुछ चट्टानें भी तो होंगी जहां तैराक को रुकना पड़ता है या दिशा बदलनी पड़ती है। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरह काम करते हैं? क्या खूब एनालॉजी है, बिल्कुल सही। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही चट्टानें हैं। ये सिर्फ चार्ट पर खींची गई लाइनें नहीं है, ये बाजार के मनोविज्ञान के बहुत जरूरी लेवल है। मनोविज्ञान के लेवल मतलब सपोर्ट वो कीमत का लेवल है जहां खरीदारों का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो कीमत को और नीचे गिरने से रोक देता है। एक तरह का फर्श है। ओके। और इसके उलट रेजिस्टेंस वो छत है जहां बेचने वालों का दबाव कीमत को और ऊपर जाने से रोक देता है। पर ये काम क्यों करते हैं? ये सिर्फ दिमाग का वहम तो नहीं है कि सब लोग एक लाइन को देख रहे हैं इसलिए वो काम कर रही है? ये दिमाग का वहम भी है और हकीकत भी। अच्छा। ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि बाजार के एक याददाश्त होती है। सोचिए, जिन लोगों ने 100 रुपए पर स्टॉक खरीदा और वो 120 पर चला गया, वो खुद को जीनिया समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जब कीमत वापस 100 पर आती है तो वे और खरीदना चाहते हैं। और जिन लोगों ने 100 पर खरीदने का मौका गवा दिया था, वो सोचते हैं इस बार नहीं चूकूंगी। सही बात है। इस तरह 100 का लेवल एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट बन जाता है। इसी तरह रेजिस्टेंस पर वो लोग बेचते हैं जो नीचे फंस गए थे और अब अपनी लागत पर निकलकर राहत की सांस ले रहे हैं। ये सब डर, लालच और पछतावे का खेल है जो चार्ट पर इन लेवल्स के रूप में दिखता है। वाह, यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहते हैं कि इंडिकेटर्स भविष्य नहीं बताते बल्कि सिर्फ संभावना बताते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, अरे इस इंडिकेटर ने बाई सिग्नल दिया है, अब तो पट्टा ऊपर जाएगा। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो नए ट्रेडर्स का पैसा डुबाती है। इस किताब का दर्शन ये है कि इंडिकेटर्स कोई जादुई आईना नहीं है जो भविष्य दिखा दे। तो फिर क्या है? वो सिर्फ थर्मामीटर की तरह है। थर्मामीटर आपको बता सकता है कि आपको बुखार है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि बुखार मलेरिया का है या टाइफॉइड का। और ना ही ये गारंटी देता है कि कल उतरेगा या बढ़ेगा। बिल्कुल। इंडिकेटर्स कीमत और वॉल्यूम के डेटा से बने गणितीय फॉर्मूले हैं। वो आपको बता सकते हैं कि क्या कोई स्टॉक ओवरबॉट है, मतलब बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, या ओवरसोल्ड है, पर ये कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक तरह से मौसम की भविष्यवाणी जैसा है। जैसे मौसम विभाग कहता है कि 80% संभावना है कि बारिश होगी, लेकिन 20% ये भी है कि नहीं होगी। एक समझदार इंसान छाता लेकर निकलेगा, लेकिन ये मानकर नहीं चलेगा कि बारिश होगी ही। बहुत सही उदाहरण है। एक पेशेवर ट्रेडर इन्हीं संभावनाओं पर काम करता है। वो जानता है कि वो हर बार सही नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन अगर वो सिर्फ वही दांव लगाता है जहां संभावना 70-80% उसके पक्ष में है, तो लंबे समय में वो पैसा कमाएगा। इंडिकेटर्स इसी संभावना को पहचानने में मदद करते हैं। वो आपको सौदे की गारंटी नहीं देते। और वॉल्यूम के बारे में क्या? स्रोत का दावा है कि हर मजबूत चाल से पहले वॉल्यूम संकेत देता है। अगर कीमत ही सब कुछ है तो फिर कितने शेयर खरीदे बेचे गए, ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम कीमत की चाल की पुष्टि करता है। उसे कीमत का ईंधन या दम समझिए। ईंधन? हाँ, अगर एक कार बहुत तेजी से चल रही है लेकिन उसका फ्यूल टैंक खाली हो रहा है, तो आप जानते हैं कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। सही बात। वैसे ही अगर किसी स्टॉक की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम यानी खरीद बिक्री बहुत कम है, तो ये एक चेतावनी है। इसका मतलब है कि उस चाल में बड़े खिलाड़ियों का दम नहीं है और वो कभी भी पलट सकती है। अच्छा, लेकिन अगर कीमत के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस मूव में बहुत से लोगों की भागीदारी है और ये एक टिकाऊ मूव हो सकता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में ये गलती की थी। एक कम वॉल्यूम वाले ब्रेकआउट पर पैसा लगाया और बुरी तरह फंस गई। वो एक बड़ा सबक था। बिना वॉल्यूम के मूव पर भरोसा मत करो। ये सब सुनकर मुझे लग रहा है कि ये किताब सिर्फ चार्ट और पैटर्न के बारे में नहीं है। इसका असली फोकस तो अनुशासन और मनोविज्ञान पर है। बिल्कुल। स्रोत में 2 बातें साफ साफ कही गई हैं जो मुझे बहुत दमदार लगी। भावनात्मक ट्रेडिंग का मतलब है निश्चित नुकसान, और बिना सिस्टम के ट्रेडिंग जुआ है। ये सुनने में तो बहुत भारी लगता है, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो यही इस किताब का असली सार है। चार्ट पढ़ना तो कोई भी कुछ हफ्तों में सीख सकता है, असली लड़ाई तो खुद के दिमाग से होती है। डर और लालच। हाँ, बाजार में 2 सबसे बड़ी भावनाएं हैं, लालच और डर।
जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच कहता है और खरीदो, कहीं मौका छूट ना जाए। जब बाजार गिरता है तो डर चीखता है, सब बेच दो वरना बर्बाद हो जाओगे। ज्यादातर लोग इन्हीं भावनाओं के शिकार होकर गलत समय पे खरीदते और बेचते हैं। और यहीं पर सिस्टम की भूमिका आती है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। बिल्कुल, एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाने का मतलब है कि आपके पास बाजार में घुसने, बाहर निकलने और सबसे जरूरी अपने नुकसान को सीमित करने, मतलब स्टॉप लॉस के लिए पहले से तय नियम है। पहले से तय? हाँ, ये नियम आप बाजार में उतरने से पहले बनाते हैं, जब आपका दिमाग ठंडा और शांत होता है। जैसे, मैं इस स्टॉक को तभी खरीदूंगा जब ये इस लेवल के ऊपर जाएगा और वॉल्यूम इतना होगा, और अगर ये 5% नीचे गिर गया तो मैं बिना एक पल सोचे इसे बेच दूंगा। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। पर असल दुनिया में जब आपकी मेहनत के पैसे दांव पर लगे हों और स्क्रीन पर सब कुछ लाल दिख रहा हो, तो ये अनुशासन बनाए रखना लगभग नामुमकिन लगता है। किताब इस इंसानी कमजोरी से निपटने के लिए कोई ठोस तरीका बताती है? हाँ, और वो तरीका यही सिस्टम है। किताब ये नहीं कहती कि आप रोबोट बन जाओ और अपनी भावनाओं को खत्म कर दो। आप इंसान हैं, डर और लालच तो महसूस होगा ही। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। सिस्टम का काम भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि आपको उन भावनाओं पर एक्ट करने से रोकना है। जब बाजार गिर रहा हो और आपका दिल कह रहा हो बेच दो, तो आपका सिस्टम, आपके नियम कहते हैं रुको, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक बने रहो। मतलब आप अपनी भावनाओं पर नहीं, अपने प्लान पर भरोसा करते हैं। एग्जैक्टली, आप अपनी तात्कालिक भावनाओं पर नहीं, अपने पहले से बनाए गए प्लान पर भरोसा करते हैं। यही एक शौकिया और एक पेशेवर ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा, सबसे गहरा फर्क है। बिना नियमों के आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ उम्मीद पर जुआ खेल रहे हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इन स्रोतों के आधार पर ये किताब कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं बेच रही है। बिल्कुल नहीं, जैसा कि बाजार में हजारों कोर्स और किताबें करती हैं। इसका नजरिया तो कुछ और ही है। सही पकड़ा, ये कोई जादुई चिराग नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना दे। इसका मकसद एक आत्मनिर्भर, सोचने वाला ट्रेडर बनाना है। दूसरों पर निर्भरता कम करना। हाँ, ये आपको दूसरों की टिप्स और टीवी चैनलों की कॉल्स की बेसाथी से आजाद करना चाहती है। बाजार में बहुत शोर है, टीवी पर एक्सपर्ट्स, सोशल मीडिया पर गुरु, दोस्तों की सलाह। ये किताब आपको सिखाती है कि उस शोर को कैसे बंद किया जाए और सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया जाए, चार्ट। क्योंकि बाकी सब राय हो सकती हैं, लेकिन कीमत एक तथ्य है। बिल्कुल। मुझे स्रोत का वो हिस्सा बहुत अच्छा लगा जहां कहा गया है कि ये आपको सोचने का सही तरीका सिखाती है, और वही असली गेम चेंजर है। ये मछली देना नहीं, बल्कि मछली पकड़ना सिखाने जैसा है। एकदम सही। इसका लक्ष्य आपको ये बताना नहीं है कि कल कौन सा स्टॉक खरीदना है। इसका लक्ष्य आपको वो हुनर सिखाना है जिससे आप खुद पहचान सकें कि कौन सा स्टॉक खरीदने लायक है, कब खरीदना है और कब बाहर निकलना है। ये सोच का एक ढांचा देती है। और ये एक ऐसी कला है जो सिर्फ शेयर बाजार में ही नहीं, बल्कि जीवन के कई और क्षेत्रों में भी काम आती है, जहां आपको अनिश्चितता और संभावनाओं के आधार पर फैसले लेने होते हैं। स्रोत में एक आखिरी बात कही गई है जो बहुत असरदार है। ये किताब आपको बाजार पर रिएक्ट करना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्ड करना सिखाती है। हाँ। अभी हमने इस पर बात की, लेकिन इसका फर्क बहुत गहरा है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। रिएक्ट करना एक भावनात्मक और घबराहट भरी हरकत है। बाजार गिरा, आप डर गए और आपने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी। ये एक रिएक्शन है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, रिस्पॉन्ड करना एक सोची समझी योजना के तहत की गई कार्रवाई है। बाजार गिरा, आपने अपने पहले से बनाए हुए सिस्टम को देखा, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप अनुशासित तरीके से बाहर निकल गए। या शायद खरीदने का मौका हो, या शायद आपका सिस्टम कह रहा है कि ये गिरावट खरीदने का एक अच्छा मौका है। ये एक रिस्पॉन्स है। रिएक्शन डर से पैदा होता है, रिस्पॉन्स अनुशासन से। ये तो वाकई ट्रेडिंग से कहीं आगे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? अगर एक चार्ट सच में किसी संपत्ति के बारे में सारी उपलब्ध जानकारी और लाखों लोगों के डर और लालच को एक साथ दिखाता है, तो ये भविष्य की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता के बारे में क्या कहता है? या ये सिर्फ हमें वर्तमान पल को बेहतर और ज्यादा सटीकता से समझने की ताकत देता है? ये तो सोचने वाली बात है। इस पर सोचने से न केवल बाजारों को, बल्कि इंसानी भीड़ के व्यवहार से जुड़ी किसी भी स्थिति